जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, यदि आप शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो यह चैप्टर आपके एग्जाम की आधारशिला है, यानी एनसीएफ 2005 बोले तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ माइंड में सेट करिएगा। एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं सुपर फास्ट वीडियोस में यहाँ पर इस चैप्टर में क्या क्या आयाम हैं, कहाँ से क्वेश्चंस ट्रेंड करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है एनसीएफ 2005। हमने पहले भी इस चीज़ को पढ़ाया है, लेकिन कुछ नई चीज़ें ऐड हैं जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, यदि आपको टीचर की वैकेंसीज प्राप्त करनी है। देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 में 3 से 4 फैक्ट हम जानेंगे स्टार्टिंग में कि एनसीएफ 2005 है क्या। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है, यानी एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करें। देखिए, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। नवीनतम दस्तावेज का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। इसी के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नवीनतम दस्तावेज 2005 में लॉन्च किया, जिसको कहा गया एनसीएफ 2005, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। समय के बदलते बदलते 2021 में भी आ रहा है, आपने सभी ने देखा होगा, इसको पढ़ा भी होगा। खैर, अभी हमें 2005 से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें इसे फोकस अच्छे से करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि एनसीएफ 2005 का अध्यक्ष कौन था जिस समय ये कमेटी बनी थी। तो एनसीएफ 2005 जिस समय बना था, ये क्या है? नवीनतम दस्तावेज है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया था। इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। एनसीएफ 2005 की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, इसकी थीम क्या थी? तो अगर हम देखें कि लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। क्या है? शिक्षा जब भी आप देंगे तो वो बिना बोझ के, विदाउट बर्डन की बात करी गई है। जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो ये ऑप्शन में मिलेगा, या तो इंग्लिश में मिल जाएगा तो आप लर्निंग विदाउट बर्डन मारेंगे, अगर आपको हिंदी में मिलेगा तो शिक्षा बिना बोझ के। हम अभी सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे, जितनी चीज़ें आपको समझ में आए उतनी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। अगर हम उत्पत्ति की बात करें कि भाई इसका विकास कहाँ से हुआ है, इस एनसीएफ 2005 का विकास कहाँ से हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि भैया रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति, याद ध्यान दीजिएगा, एक निबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का सभ्यता व संस्कृति या सभ्यता की संस्कृति। कुछ भी आपको एग्जाम में तुरंत एकदम से क्लिक होना चाहिए। भैया किसके निबंध से? रविंद्रनाथ टैगोर से। कौन सा? सभ्यता व संस्कृति। याद रखना है क्या है ये निबंध है, किसकी उत्पत्ति हुई? एनसीएफ 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक बात फिर से बात करेंगे कि भाई एनसीएफ का फुल फॉर्म एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में एलसीएम, यहाँ पर एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें ये बताओ कि एनसीएफ में सी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो सी का मतलब होता है कैरिकुलम। तो हमें सी का ही क्यों नहीं, हमें पूरा याद रखना है कि एनसीएफ का जो मतलब होता है वो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय है ना, और हम कहेंगे कि सर कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो हम पाठ्यचर्चा की रूपरेखा की बात कर लेते हैं। तो कल को एनसीएफ का फुल फॉर्म आ जाए या एनसीएफ में सी का फुल फॉर्म आ जाए, एफ का फुल फॉर्म आ जाए, तो आप मार लोगे ना नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा। ये भी हिंदी में आपको याद रखना है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। अभी बताया है, याद रखना है कि दोस्तों अगर प्रोफेसर यशपाल की बात करेंगे तो ये अध्यक्ष थे, और आपको निदेशक में लिख लेना है कृष्ण कुमार। ये क्या है अगर पूछा जाए एनसीएफ 2005 है क्या, तो ये दोस्तों शिक्षा का एक दस्तावेज है, शिक्षा का एक नवीनतम दस्तावेज है, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। किसके द्वारा जारी किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा इसको लागू किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया इंग्लिश में कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी जो शिक्षा है, विदाउट का मतलब बिना और बर्डन का मतलब है बोझ के। शिक्षा जब भी देनी है तो बिना बोझ के देनी है। ये मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ और ये मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई।
अब बात कर लेते हैं कि अभी तक जो जितने भी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा हैं, क्या इससे पहले भी लागू हो चुकी हैं? बिल्कुल लागू हो चुकी है। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा लागू हुई हैं। 3 का मतलब है कि 3 के बाद अगर 2005 को देखा जाए तो ये चौथी, और 2021 भी आ रही है तो ये 5वीं है ना। तो आप अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो दस्तावेज है वो कौन से। सबसे पहली अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहला एनसीएफ कब आया था, तो 1975 में। दूसरा एनसीएफ कब आया था, तो आपका 1988 में। तीसरा एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2000 में, और चौथा एनसीएफ 2005 जो पढ़ रहे हैं, और 5वां एनसीएफ 2021 जो अभी पेंडिंग में है। अब बात करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 को अगर आपने पढ़ा है तो इसको आधार क्या माना गया है। अभी मैंने बताया कि 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया। सभ्यता और प्रगति क्या है? निबंध है। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूहों का गठन किया गया, जो एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों आपको गाथा सुनाई है? गाथा सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि इसमें एक फैक्ट यहाँ पर बनता है, एक फैक्ट यहाँ पर बनता है कि जो आपके सदस्यों की जो समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? 23 सदस्य थे। एक फैक्ट आपका यहाँ पर बनता है कि किसके द्वारा ये जो है गठित किया गया है, तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। इसमें से जहाँ पर मैंने टिक लगाए हैं उनको तीनों बिंदुओं को स्टार में आपको लिख लेना है। सब कुछ नहीं लिखना है, केवल 3 बिंदुओं को स्टार में आपको लिख लेना है। टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलें आगे चलें। बिल्कुल केवल उतना पढ़ें जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और पूरा पढ़ें। देखिए हमें तो पूरा पढ़ाना है, हम पूरा निचोड़ आपको देंगे, लेकिन एग्ज़ाम का वो पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम देने के बाद आप कहो कि सर ये तो मुझे आता था और ये कैसे गलत हो गया। ये नहीं हम सुनना चाहते। एनसीएफ 2005 के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें 2 उद्देश्य आपको हम बताने वाले हैं। उद्देश्य में जो एम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो एनसीएफ लाने का एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चा चहर दीवारी के अंदर पढ़ रहा है, इसमें शिक्षक भी हैं और बच्चे भी हैं, 50 बच्चे हैं, 2 शिक्षक हैं इस स्कूल में, और उसको किताबी ज्ञान दे रहे हैं, तो ये कोई शिक्षा नहीं है। समय के बदलते परिदृश्य में एनसीएफ 2005 आया और ये कहा गया कि अगर शिक्षा दी जा रही है तो स्कूली शिक्षा को बाहरी के ज्ञान से जोड़ा जाए, किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, यही कहा गया है 2005 में। यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास अगर करना है तो उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहर के वातावरण से जोड़ा जाए, जिससे बच्चे आसानी से उस चीज़ को सीख पाएँ, और बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, हम ये भी कह सकते हैं मानसिक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास आसानी से हो सकता है। 2005 की बात करें दोस्तों, 2005 बालक यहाँ पर कह रहा है एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि का विकास करना, ये दोस्तों एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में नवीन सोच होनी चाहिए, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, चिंतन यानी थिंकिंग की जो पावर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। चले ये सारी चीज़ें आपको उद्देश्य में जाननी है। अब एनसीएफ 2005 के जो 5 सिद्धांत हैं वो सभी बच्चों को जानने चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको बताया कि एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सिद्धांत है, उद्देश्य है, वो ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, स्कूली शिक्षा को बाहर के शिक्षा से, एजुकेशन से जोड़ दिया जाए, ताल्लुकात रख दिया जाए, तो बच्चे आसानी से अपने इन्वायरमेंट में सीख जाएंगे, ठीक है ना। रटने, यहाँ रटना कर लें, रटने की प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। रटने की प्रणाली को पूरी तरीके से एनसीएफ नकारता है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखें। बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट, क्यों, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा सुन लो। निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है, और उसमें एकदम से लिखा हो कि रटने की प्रणाली पर एनसीएफ 2005 बल देता है, तुरंत आंसर मार दो, क्योंकि रटने पर तो बल ही नहीं देता है, रटने की प्रणाली को तो वो तो खत्म करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, ये मैंने अभी बताया कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, विद्यालय के वातावरण से बाहर हमें देखना होगा। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बना जाए, जिससे बच्चे खेल खेल में सारी चीज़ें सीख जाएं। और राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बार सारे बच्चे इन 5 बिंदुओं को क्या कर लें, तुरंत नोट डाउन कर लें या तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ रटना फटाफट लिख लेना है, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। ये 5 सिद्धांत आपके लिए बहुत एकदम से क्या है, बॉर्नवीटा साबित होंगे। चलिए चलेंगे दोस्तों, हमें अगले पॉइंट पर चलना होगा। हमारा अगला पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है, ये सभी को बता दिया है। लेकिन ये वाला पॉइंट आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है एनसीएफ से। 4 से 5 क्वेश्चन एनसीएफ से आते हैं एग्ज़ाम में। तो पूछा गया है दोस्तों कि ये बताओ कि एनसीएफ 2005 में जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 1, 2, 3, 4, 22 सभी, है ना। तो हम ये कहेंगे कि सर रूपरेखा के तहत भाषा में 8वीं अनुसूची में किया गया अनुवाद है, यानी सभी भाषाओं में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो एनसीएफ 2005 में जितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची का मतलब समझ रहे हो ना, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में ये है कि उसमें आर्टिकल यहाँ पर जो है आपका अनुसूची जो है कह रही है, 8वीं कह रहा है कि 22 लैंग्वेज को हम मान्यता देते हैं। जितनी संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका ट्रांसलेट एनसीएफ 2005 में हुआ है। तो इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन में हम BBIMP लिखे दे रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपको ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन में थोड़ी सी कमी है तो तुरंत आपको मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। सारी प्लेलिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। रात के 8 बजे आपको हिंदी को पूरी तरीके से क्लियर कराया जाता है। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ों को हम जब भी पढ़ाते हैं तो मैथ स्टार्ट करते हैं तो शून्य से शिखर तक पढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको सभी को क्लिक करके 10-10 मिनट की वीडियोज़ को सारा उड़ा देना है, बस नोट्स बना लेना है। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु, एनसीएफ 2005 के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए, ये मैंने आपको बोला है, जिससे उनका चौमुखी विकास हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BBIMP में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 का कौन सा गुण है या कौन सा नहीं है। तो शिक्षा बाल केंद्रित हो, यानी बच्चा केंद्र में रहे, बालक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात एनसीएफ 2005 कहता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत सरकार के MHRD बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, भारत सरकार के MHRD की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। यह दोस्तों पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्यों लिया है, MHRD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये पूछ सकता है। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए और राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुरक्षात्मक या सुधारात्मक कदम है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको यह नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, मजबूरन गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के लिए फैक्ट है इंपॉर्टेंट, तो याद करने पड़ेंगे। क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए 3 पॉइंट और देखते हैं, 3 से 4 पॉइंट कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का एक परिणाम है। जो रिजल्ट आया था वो 2004 का एक जो लास्ट जो समय है जुलाई का, वहाँ पर एक रिजल्ट आया और इसको 2005 में लागू किया गया। बाहरी ज्ञान से इसे जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया, अभी ऊपर बता चुके हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम हर बार हर साल एग्जाम में इस पॉइंट को तो पूछा ही जाता है कि भाई एनसीएफ 2005 में जो बच्चे की भाषा होनी चाहिए, ये पूछा जाता है कि कौन सी होनी चाहिए, तो मातृभाषा होनी चाहिए। मदर टंग की बात करेगा, मदर लैंग्वेज की बात करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट के अपन 3 से 4 पॉइंट और देखेंगे कि जो एनसीएफ 2005 का सूत्र है वो मैंने ऊपर सबसे पहले बता दिया था। एक बार और लिख लेंगे कि बिना भार के अधिगम या शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात
लर्निंग विदाउट वर्डन, ये एनसीएफ 2005 की थीम है, एनसीएफ 2005 का फार्मूला है, एनसीएफ 2005 का सूत्र है। अब बात करता है कि ये पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पाठ्य और क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। यानी पाठ्यक्रम जो है एक निश्चित क्रम में निश्चित व्यवस्था के तहत पढ़ा जाए तो हम उसी को पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें एनसीएफ ने इसको पूरी तरीके से डिफाइन किया है। फ्रोवेल कहते हैं, पाठ्यक्रम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, एक बार क्वेश्चन में आया है कि किसने कहा है कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, तो ये कहा है मिस्टर फ्रोवेल, जो किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। ठीक है, चलिए अगला हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट कह रहा है कि जो शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 में शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है, एनसीएफ 2005 में बालक का दृष्टिकोण क्या है और एनसीएफ 2005 में गणित का दृष्टिकोण क्या है। ये 3 पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो 2 पॉइंट जान लेते हैं कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताएगा, है ना। जैसे अगर हम आपकी बात करें, आप एक हमारे सामने क्या हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, हो तो एक तरीके से शिक्षक ही आप, और नहीं हो तो बन जाओगे। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को शिक्षक मान लेता हूँ, खैर आप लोग मानते भी हो या बहुत प्यार मिलता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें हर बहन हर भाई हर गृहिणी से कि अगर मैं शिक्षक हूँ तो आप ये कहोगे कि सर मैं क्या ज्ञान का स्रोत हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं रास्ता आपको दिखला सकता हूँ। यही एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है कि जो चीज़ें कठिन है ना, वो हम आपको सरल करके सिंपल करके बता सकते हैं और एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। तो यही तो चीज़ें हैं दोस्तों, नहीं तो किताबी ज्ञान सब पढ़ लें। चलिए 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या है कि प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति अलग अलग होती है, इसी को हम व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। तो हर एक बच्चे में कैरिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दें, इसीलिए कहा जाता है बच्चे के हिसाब से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की पद्धति को अपनाया गया। एनसीएफ 2005 में गणित का दृष्टिकोण क्या है? बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने में बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, कि सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, जिसको रिजल्ट बोला जाता है, सामान्य स्थिति विश्लेषण और अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। कौन? एक शिक्षक कराता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जितना ऊपर एक शिक्षक के लिए और एक बच्चे के लिए, ये दोनों दृष्टिकोण आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि एनसीएफ 2005 को हमने चंद मिनटों में, आप देख सकते हैं 17 मिनट के अंदर हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में किया है। रही बात 2005 के पूरी तरीके से टेस्ट की, तो हम 30 क्वेश्चन लाने वाले हैं, हम वो करवा देंगे आपको। ठीक है, एनसीएफ 2005 के पूरी तरीके से हमने सारी डिटेल को पढ़ लिया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा बहुत अच्छे से बच्चों को पता थी। कुछ आज नए पॉइंट आपने जाने हैं जिससे एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत आसानी आपको होगी। हर बहन हर भाई को जय हिंद, वंदे मातरम। एक ही काम करना है कि नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दी होगी, सभी बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राष्ट्र हित में ईमानदारी से करें। अगर बिल्कुल पढ़ना है तो ईमानदारी से, क्योंकि गुरु अगर पढ़ा रहा है तो बिल्कुल बच्चे का प्यार गुरु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि अगर बच्चे का प्यार नहीं मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे, है ना। सिंपल सी बात है। तो इसलिए प्यार आप देते रहिए, हम चीज़ों को क्रैक कराते रहेंगे। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।